हेलो एस्पायरेंट्स, 4 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 16 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है सब्सटैंशियल प्रोग्रेस इन मणिपुर ट्राइपार्टाइट टॉक्स। तो मणिपुर के केस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। नवंबर 2016 से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। 1 नवंबर 2016 से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लाया गया ऑन 2 इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज जो मणिपुर को कनेक्ट करते हैं टू द एंटायर नेशन। तो ये जो मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे नागा पॉपुलेशन भी है और ये नागा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हुई बॉडी है यूनाइटेड नागा काउंसिल। इन्होंने ये ब्लॉकेड लाया था और ये ब्लॉकेड लाने का रीजन ये था कि मणिपुर गवर्नमेंट जो कांग्रेस रूल स्टेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को अनाउंस किया था। तो ये जो 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स थे, इनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन में ऐसे वो मानते हैं कि नागा पॉपुलेशन इससे एडवर्सली अफेक्ट होगी, उनके लिए उनके फेवर में ये नहीं है डिसीजन। तो इसीलिए वो ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मणिपुर स्टेट ऑलरेडी इलेक्शंस के लिए जा रहा है, जो 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं अभी। तो पंजाब, गोवा जहाँ हो रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर। तो मणिपुर भी यहाँ पे भी इलेक्शन शेड्यूल्ड है। तो अब केस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स करवाई कि तीन पार्टीज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट और यूनाइटेड नागा काउंसिल। तो ये मीटिंग्स चल रही है, टॉक्स चल रहे हैं, जिससे होपफुली पॉजिटिव सोल्यूशन आएगा और ये डेडलॉक भी हटेगा और पीस आएगा। क्योंकि डेडलॉक की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल आइटम्स जो है वहां पे महंगी हो गई है, अवेलेबल नहीं है इनफ क्वांटिटी में। तो इस वजह से और डिमोनेटाइजेशन की वजह से वहां पे लोग सफर कर रहे हैं। तो मणिपुर नागालैंड अडजॉइनिंग स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो ये नागा पॉपुलेशन यहाँ पे जो है वो चाहते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो कि जो स्टेट्स नए बने, डिस्ट्रिक्ट्स जो नए बने, उसमें उनका शेयर कम ना हो। क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे बनाए गए हैं कि नागा पॉपुलेशन डिवाइड हो जाए तो उनका सब्सटैंशियल से नहीं रहेगा मणिपुर में। तो अब ये स्टॉक्स के बाद ये भी नजर आ रहा है कि मणिपुर गवर्नमेंट भी रेडी हो रही है कि वो रिकंसिडर करे ये डिसीजन को, जो अब तक वो रेडी नहीं थे करने को। प्लस इवन यूनाइटेड नागा काउंसिल ने कहा है कि हम भी इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटा देंगे। तो फाइनल सोल्यूशन जब आएगा, अभी तक सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हुआ है, फाइनल सोल्यूशन आएगा तो वो भी न्यूज में होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है अ 21st सेंचुरी फाइंड स्पॉटलाइट्स प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट। मतलब अभी एक नई फाइंडिंग हुई है जो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के बारे में है। तो ये नियोलिथिक एज के पेट्रोग्लिफ्स की फाइंडिंग हुई है। पेट्रो मतलब होता है रॉक, ग्लिफ मतलब काविंग। तो रॉक पे जो काविंग्स की गई है, तो पेट्रोलियम भी जैसे होता है, पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। तो पेट्रोलियम इज रॉक ऑयल, तो वैसे ये पेट्रोग्लिफ्स है। तो ये नियोलिथिक पेट्रोग्लिफ्स वर्ल्ड फेमस ऑलरेडी है केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। ये है एडक्कल केव्स, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे डिस्कवर हुए थे। अब रिसेंटली यह इसी के पास, यही वायनाड डिस्ट्रिक्ट में अम्बुकुथी हिल्स के फुट हिल्स में, मतलब अम्बुकुथी वैली में भी ये ऐसे रॉक कार्विंग्स डिस्कवर हुए। तो ये रॉक कार्विंग्स जो है, ये तीसरी साइड भी है। थोवरी कार्विंग्स जो है यहाँ पे ही वयनाड डिस्ट्रिक्ट में, केरला में। तो थोवरी कार्विंग से काफी सिमिलर है जो ये अम्बुकुथी कार्विंग्स है। तो ये एनग्रेविंग्स 6 स्मॉल रॉक्स पे पाई गई है। इसमें कोई एनिमल या ह्यूमन फिगर एज सच मोशन में ऐसे कुछ नहीं है। तो ये जो स्टाइल इसकी है, मोटिव है, जो वर्कमैनशिप है, मतलब जो शेप्स बनाए गए, मोटिव्स बनाए गए, वो थोवरी कार्विंग से काफी सिमिलर है अम्बुकुथी वैली के जो अभी डिस्कवर हुई है। प्लस उसमें कोई भी, उसमें थिक लाइंस है, लॉन्ग लाइंस है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये कार्विंग्स ऐसी है और इसमें काफी सिमिलैरिटी है इंडस मोटिव से। तो थोवरी कार्विंग्स ऑलरेडी माने जाते हैं कि ये इंडस मोटिव से काफी सिमिलर है। तो ये भी एक स्पेशल स्ट्राइकिंग फीचर है इस थोवरी कार्विंग्स की, जो अब अम्बुकुथी में भी पाई गई है। फिर अगला न्यूज आइटम है 17.3 लाख न्यू कैंसर केसेस बाय 2020। तो कैंसर केसेस के लिए एक रजिस्ट्री प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है जो आईसीएमआर ने किया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। तो इसके अंदर सारी डिटेल्स कैंसर पेशेंट्स के बारे में, जैसे कि उनकी एज, जेंडर, डेमोग्राफी, कौन से स्टेट से, कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है, कहाँ पे है, ग्रेडिंग, स्टेजिंग, सारे उसके डिटेल्स रखे जाते हैं ताकि कैंसर
प्रोग्रेस के बारे में और कैंसर कैसे स्प्रेड हो रहा है कंट्री में वो समझा जा सके, कौन से टाइप्स ऑफ कैंसर ज्यादा है वगैरह, तो उसी हिसाब से प्रेपरेशन फ्यूचर प्लानिंग की जाए, रिसोर्सेज असेसमेंट किया जाए, ताकि फ्यूचर हम ये डिजीज टैकल करने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो सके। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और इंडिया में अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से डेथ्स होती है वो 53% है और उसमें से कैंसर डेथ 6% है। तो इसीलिए ये रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो इस रजिस्ट्री के बेसिस पे ही जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में 17.3 लाख न्यू केसेस हो गए कैंसर के और मोस्ट प्रोमिनेंट जो कैंसर केसेस है 2020 तक वो है ब्रेस्ट, सर्विक्स एंड लंग कैंसर। तो ये रिसर्च है। तो ये अब डिटेल्स भी दिए गए हैं कि जैसे कहाँ रिसर्च की गई, 2014 की फाइंडिंग्स है ये। तो 23.4% ऑफ ऑल कैंसर्स अमंग मेल्स विल बी टोबैको रिलेटेड कैंसर। पेडियाट्रिक कैंसर मतलब इन चिल्ड्रन कैंसर जो हो रहा है उसके बारे में भी डिटेल्स दिए गए हैं और बोथ मेल फीमेल्स में जो मैक्सिमम आप देख रहे हैं लंग कैंसर एक मेजर कॉमन टाइप है। फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जहाँ से पाए गए हैं तो हाईएस्ट नंबर में टॉप पे है हरियाणा, देन कम्स दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। फिर इवन बाकी और देशों के भी लोग जो इंडिया में है, इंटरनेशनल कैंसर पेशेंट्स इन इंडिया, तो वो भी दिखाया गया है। तो काफी कैंसर पेशेंट्स फ्रॉम इराक इंडिया में आते हैं, वो क्लियर है। फिर अगला न्यूज आइटम है चेंचू ट्राइबल्स गेट एन एटीएम फॉर मेडिसिन। तो ये चेंचूज एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजी जैसे कहा जाता है। तो ये चेंचूज रहते हैं आंध्र प्रदेश में प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ ये रहते हैं इनकी हैमलेट्स को चेंचू गुडम्स कहा जाता है। तो यहाँ पे टेरेन भी काफी डिफिकल्ट है, मतलब जोग्राफिकली इसको एक्सेस करना ये रीजन को डिफिकल्ट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क वेल एस्टेब्लिश नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एटीएम जैसे कियोस्क डाले हैं, तो उनको कहते हैं रिमोट मेडिसिन डिस्पेंसर्स। तो ये मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट राउंड द क्लॉक। तो ये रिमोट मेडिसिन डिस्पेंसर यहाँ एस्टेब्लिश करने के साथ इसमें जो साथ में कौन लिया जा रहा है वो है पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। तो जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे एक लोकल हेल्थ वर्कर रखा जाएगा जो 24/7 अवेलेबल होगा और पेशेंट्स को जो वहाँ विजिट करेंगे उनका इनिशियल वाइटल्स लिए जाए, जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स लिया जाएगा और ये हेल्थ वर्कर अरेंज करेगा एक मोबाइल फोन कन्वर्सेशन विद अ मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर से बात की जाएगी इवन एट ऑड टाइम्स, मतलब कभी भी, जैसे वो भी 24/7 अवेलेबल है, इनसे भी बात की जाएगी और वो ऑफिसर पेशेंट हेल्थ को इवेल्युएट करने के बाद एक एसएमएस भेजेंगे। तो ये रिमोट मेडिसिन डिस्पेंसर जो होगा तो उसमें मेडिसिन स्लॉट्स में डाली गई है, 36 स्लॉट्स है उसमें, जिसमें डिफरेंट सेट्स ऑफ मेडिसिन डाली गई है और जैसे मेडिकल ऑफिसर जो रिकमेंडेशन उनका जैसे होगा वो हिसाब से इसमें से मेडिसिन डिस्पेंस होगी, मतलब बाहर आएगी और वो दी जा सकती है पेशेंट्स को। तो ये इनिशिएटिव, तो ये सोशल सेक्टर में हेल्थ सेक्टर के लिए एक इनिशिएटिव जो इवन स्टेट लेवल पे लिया गया है। तो इफ इट वर्क सक्सेसफुली इट कैन बी रेप्लिकेटेड ऑल ओवर टू। तो ये एक एग्जाम्पल के बेसिस पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और चेंचू ट्राइब्स जैसे बोला शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा में भी ये पाए जाते हैं। तो ये बहुत एबोरिजिनल ट्राइब्स है जो हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर अपना सबसिस्टेंस करते रहते हैं और उनका लैंग्वेज भी जो है वो तेलुगु लैंग्वेज से काफी सिमिलर है, द्रविडियन लैंग्वेज से। और अभी भी ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करके नल्लामलई फॉरेस्ट में मेजरली इन आंध्र प्रदेश यहाँ पे ये रहते हैं। अगला न्यूज आइटम है UIDAI clamps down on 50 fraud sites offering आधार सर्विसेज। तो ये आधार सर्विसेज जैसे कि आधार कार्ड प्रिंट करवाना या ऐसे कार्ड्स देना या वगैरह, ये सर्विसेज काफी वेबसाइट्स और इवन मोबाइल एप्स देते हैं। तो ये एक्चुअली नॉट ऑथराइज्ड है, तो ये ऑथराइज्ड नहीं है और ये इलीगल भी माने जाएंगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं फ्रॉम द पीपल। तो ये आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग के स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है जो ये नया एक्ट पास हुआ है, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट ऑफ 2016। तो इसके अंदर अगर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और कोई तरीके से शेयर भी जो अलाउड नहीं है तो वो वायलेशन माना जाएगा, उसके अंदर पनिशमेंट भी है। तो इसी बेसिस पे UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मेन अथॉरिटी है फॉर आधार रिलेटेड सर्विसेज, तो इन्होंने 12 वेबसाइट्स और 12 ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस को शट डाउन करवा दिया है। इवन ये आधार लोगो यूज करते हैं जो भी इलीगल है,
क्योंकि आधार आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर भी गवर्नमेंट ने इसको रजिस्टर करवाया है एज क्रिटिकली प्रोटेक्टेड सिस्टम, तो इसके बारे में, तो इसीलिए इसका यूजेज इलीगली अलाउड नहीं है। प्लस यूआईडीआई एम्फसाइज कर रही है कि अगर लोगों को आधार सर्विसेज एक्सेस करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन या इवन कार्ड नया चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वही एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट www.uidai.gov.in, या तो ये आधार परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर्स बनाए गए वहां से एक्सेस किए जा सकते हैं, या इवन जो ऑथोराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर्स है, तो कॉमन सर्विस सेंटर्स ये एनईजीपी प्लान के अंदर बनाए गए थे, तो ये सारे विलेजेस में स्टैब्लिश किए गए कियोस्क जैसे, जैसे ई गवर्नेंस सर्विसेज जो है गवर्नमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, तो ये कियोस्क होते हैं। तो जो एनईजीपी प्लान था, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, उसके 3 मेन पिलर्स और एस्पेक्ट्स थे। एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये था कॉमन सर्विस सेंटर, दूसरा था स्टेट डेटा सेंटर, और एक नेशनल डेटा सेंटर भी होगा, तो हर स्टेट में भी एक डेटा सेंटर होगा, ये सब कनेक्टेड हो गए थ्रू अ स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर ऑलरेडी एस्टेब्लिश किए गए हैं, तो यहाँ पे से आधार रिलेटेड सर्विसेज भी मिल सकती है। तो ये आधार है 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये ऑल ओवर इंडिया काफी स्टेट्स में ऑलरेडी काफी रीच हो चुका है इसका, थोड़े स्टेट्स अभी भी लैगिंग बिहाइंड है, तो उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है। और आधार एक्ट पास करने के बाद जो जो एक मनी बिल जैसे पास किया गया, तो वो उसका थोड़ा उसके वजह से क्रिटिसिज्म हुई थी, पर आधार एक्ट पास करने के बाद इसको एक लीगल बैकिंग मिलता है, यूआईडीआई को भी एक लीगल बैकिंग मिलता है, और इसके लिए इनिशिएटिव्स भी लिए जा सकते हैं। तो आधार इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए फॉर जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी जो है ये 3 चीजें, जनधन मतलब जनधन अकाउंट हो आपका, फिर ए इज फॉर आधार, और एम मोबाइल फोन जिससे आप ट्रांजेक्शन कर सके। तो इससे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट करना चाहती है सब्सिडीज, वो आधार के थ्रू इजीली हो सकता है। तो आधार से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेनिफिशियरीज कौन है, उनका बैंक अकाउंट है जो आप आधार से ओपन करवा सकते हैं, तो उससे फिर हो जाता है कि अकाउंट भी आपका है ऑथेंटिकेट हो जाता है, एंड देन गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको सब्सिडीज दे सकती है, नाइदर रादर देन थ्रू अ कंप्लीट हायरार्की, आप जो लीनियर लाइन आती है जो ऊपर से नीचे जब तक पैसा आता है, तो काफी सारा करप्शन की वजह से स्प्रेड आउट हो जाता है, फाइनली बेनिफिशियरी को काफी कम मिलता है। तो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जिस तरीके से सब्सिडीज गवर्नमेंट अभी देना चाहती है, तो उसके लिए बहुत क्रूशियल फैक्टर है, तो इसीलिए आधार काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट कोटा ऑर्डर अ सेटबैक टू राजस्थान। तो राजस्थान में बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट ने 5% रिजर्वेशन लाया था फॉर स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, तो इसमें गुज्जर्स भी इंक्लूडेड थे, तो इनको मिलेगा रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये दो एस्पेक्ट्स में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन में रिजर्वेशन दिया जाता है। ये ऑर्डर ऑलरेडी चैलेंज किया गया इन राजस्थान हाई कोर्ट, और राजस्थान हाई कोर्ट ने दिसंबर 2016 में जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन इलीगल है और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो इसके अगेंस्ट एक स्पेशल लीव पिटीशन राजस्थान गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया इन द सुप्रीम कोर्ट, इसको चैलेंज करते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आया है, और उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है, इंटरिम ऑर्डर है अभी, जो मतलब फिलहाल के लिए ऑर्डर दिया है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। तो ये मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को, इसका मतलब होता है कि जैसा अभी है वैसा रहे। तो ये गवर्नमेंट के लिए सेटबैक है, क्यों? क्योंकि स्टेटस को क्या है अभी, जैसा है वैसा, मतलब ये राजस्थान हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब ये स्ट्रक डाउन रहेगा, ये वैलिड नहीं रहेगा, 5% रिजर्वेशन अभी वैलिड नहीं रहेगा, इलीगल डिक्लेयर किया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया है कि अब तक जो एडमिशन हुए या जो एम्प्लॉयमेंट हुए उन लोगों को अफेक्ट नहीं होगा, पर आगे से इसको यूज नहीं किया जाएगा। तो ये इंटरिम ऑर्डर पास किया है। गवर्नमेंट चाहती थी कि वो राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लेकर आए, तो अगर वो स्टे हो जाता और बाद में जजमेंट चलते रहता सुप्रीम कोर्ट में, तो उस मीन टाइम में, उस इंटरिम पीरियड में ये रिजर्वेशन वैलिड होता। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है, स्टे नहीं लाया है, बल्कि स्टेटस को का ऑर्डर दिया है। ये ऑलरेडी था कि ये होने वाला है, क्योंकि ये रिजर्वेशन
2012 में प्रोवाइड किया गया और इसके ऊपर केस चल रहा था जिसका जजमेंट 2016 में आया राजस्थान हाई कोर्ट में। ऑलरेडी 2008 में भी सेम चीज गवर्नमेंट ने कर चुकी थी, 5% रिजर्वेशन फॉर स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, और ये भी तभी हाई कोर्ट ने 2009 में, एक साल में ही इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो जो ये क्लासेस थी जैसे कि गुज्जर्स, वो हैप्पी नहीं थे गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए, उनको पता था कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, कि ऑलरेडी ये हो चुका है। तो ये गवर्नमेंट ने काफी अश्योरेंसेस दिए थे कि हम सारे लीगल वेज यूज करेंगे टू एंश्योर दैट ये रिजर्वेशन रहे। तो काफी ये मेन रीजन ये रिजर्वेशन स्ट्राइक डाउन करने का ये था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में, लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट कहा जाता है, इंदिरा सोनी केस ऑफ 1992, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि रिजर्वेशन लिमिट 50% तक की है, बाकी 50% जनरल ओपन कैटेगरी के लिए होगा। रिजर्वेशन आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। इवन अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड भी किया जाता है, क्योंकि रिजर्वेशन जो किए जाते हैं उतने लोग होते नहीं है, तो सीट्स बच जाती है। तो वो सीट्स बच जाएगी तो उनको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि इस साल 50% एडमिशन लेने थे पर ओनली 45% एडमिशन हुए, तो 5% सीट्स नहीं भरी गई है, या 5 सीट्स है 100 में से 5 सीट्स है नहीं भरी गई है, तो उनको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगले साल भी तो 50% सीट्स होगी, मतलब 100 में से 50 सीट्स है, और पिछले टाइम की 5 सीट्स, मतलब 55 सीट्स हो गई। तो ये 55 सीट्स ऐसे, अगर ये 50% से ज्यादा हो रहा है, मतलब सीट्स आप 100 ही रखोगे, 105 नहीं करोगे, और 105 भी करोगे तो भी उसका 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने वो इंदिरा सोनी केस में कहा है कि 50% कैरी फॉरवर्ड में भी नहीं, आप ये रूल को नहीं वायलेट कर सकते, 50% मैक्सिमम रिजर्वेशन होना चाहिए ऑफ द टोटल सीट्स। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। और इसी केस में उन्होंने क्रीमी लेयर क्राइटेरिया भी लाया था कि ओबीसीज में क्रीमी लेयर जो है, जिनका कैटेगरी बनाया गया, जिनको ऑलरेडी बेनिफिट्स है, इनकम हाई है, या ना ऑक्यूपेशन उनका ये लेवल के है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये क्रीमी लेयर क्राइटेरिया भी ओबीसी में यही इसी केस में लाया गया था, जुडिशियल इनोवेशन। तो यही हिसाब से इसी बेसिस पे ये प्रेजेंटली भी रिजर्वेशन स्ट्राइक डाउन किया गया है। तो ये ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन 1991 से स्टार्ट हुआ है बाय वीपी सिंह गवर्नमेंट, जनता दल गवर्नमेंट जो पावर में थी तब। तो मंडल कमीशन जो बिठाया गया था, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि ओबीसीज का परसेंटेज जैसे 27% सीट्स उनको ओबीसी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। ऑलरेडी 22.5 रिजर्व थी, 15% फॉर एससीज एंड 7.5% फॉर एसटीज। तो ये टोटल मिला के हो गया 49.5%। तो वही है 50% क्राइटेरिया तक का ही उन्होंने रखा फॉर रिजर्वेशन, बाकी का ओपन के लिए अवेलेबल है। लेकिन अभी भी ये वायलेट होता है, ये प्रोविजन 50% प्लस जाता है रिजर्वेशन इन मेनी स्टेट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हाई एजुकेशन में कर्नाटका में 73% रिजर्वेशन है, तमिलनाडु 69%, उड़ीसा में भी 65.75%। तो ये जो हाई परसेंटेज रिजर्वेशन के है, ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो रिजर्वेशन के लिए जो लॉज बनाए हैं, वो लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में डाला गया है। तो ये 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, जो ये 9th शेड्यूल ऐड किया गया है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1951 में। तो 1951 में फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, फर्स्ट गवर्नमेंट भी नहीं बनी थी, 1952 में वो हुआ। तो 1951 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन रही थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट जो था, उन्होंने ही, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ही बोले गए, उन्होंने ही ये अमेंडमेंट लाया था। तो रीजन ये अमेंडमेंट लाने का ये था कि वो लोग ये चाहते थे कि जो लॉज लैंड रिफॉर्म्स के लिए इनिशिएट किए जा रहे, तो काफी स्टेट सब जगह पे लैंड रिफॉर्म्स के लिए एक्ट्स लाए गए थे ताकि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके, सीलिंग ला सके लैंड को। तो वो सारे केसेस में राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा था, जो तब एक फंडामेंटल राइट थी, अब नहीं है। तो फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो सारे लोग केसेस फाइल करेंगे, बस सारे इतने सारे प्राइवेट केसेस फाइल हो गए इन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये काफी सारा प्रेशर बर्डन अननेसेसरीली आ जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो भी सारे लॉज है वो एक शेड्यूल बनाया कि 9th शेड्यूल है। तो इस जो सारे लॉज 9th शेड्यूल में है, दे आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती, आप उसके अगेंस्ट, उसके रिलेटेड कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये इंटेंशन था जिससे 9th शेड्यूल बनाया गया।
और काफी सारे लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड केसेस उसमें डाले गए। तो ये सब तो तब तक ठीक था, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 9 शेड्यूल स्टिल स्टेज, और ये काफी टाइम वायलेट किया गया है। जैसे काफी सारे ये जो रिजर्वेशन के केसेस भी है तमिलनाडु के, वो सारे 9 शेड्यूल में। तो 9 शेड्यूल में होने की वजह से जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती। लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक इनोवेशन लाया है, जुडिशरी इज नोन फॉर इट्स इनोवेशन। तो ये इनोवेशन ये था कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने माना ठीक है, जो भी केस आप 9 शेड्यूल में डालोगे दैट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ओके थम्स अप। बट कौन सा केस आप 9 शेड्यूल में डालोगे, मतलब कौन सा केस डालने लायक है कि ये डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, उसमें हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। आप कुछ भी उठा के नहीं डाल सकते। So that was what the Supreme Court has kept the power with itself. It will decide whether this is an act worthy of going into the 9th schedule. तो ये जुडिशियल इनोवेशन, तो अभी ये 9th शेड्यूल का यूज करना भी काफी डिफिकल्ट हो गया है फॉर दी गवर्नमेंट्स। प्लस ऐसे जुडिशियल इनोवेशन काफी सारे आए हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है फेमस वन केशव नंदा भारती केस में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर भी रीजन ये था कि जुडिशरी जो अपना एजुडिकेट करती है, जजमेंट देती है, तो वो इसी बेसिस पे देती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। तो लॉज कौन बनाता है, लीगलिटी कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट विल मेक लॉज, पार्लियामेंट विल अमेंड लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड करने का फुल पावर है पार्लियामेंट के पास। तो अगर पार्लियामेंट लॉ अमेंड कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देती है, तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट उससे किसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है जुडिशरी। तो इसीलिए वर्किंग इन टैंडम के भाई लेजिस्लेचर और जुडिशरी साथ में चले, लेजिस्लेचर विथ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी साथ में चले, इसीलिए दोनों का साथ में फंक्शन करना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए तभी केशवानंद भारती केस ने ये टर्म लाया था बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब उन्होंने कहा कि यस पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड entire constitution, any part of the constitution, even preamble can be amended, but वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। और ये बेसिक स्ट्रक्चर इन कोर्ट्स क्या है वो हम डिसाइड करेंगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है। अगला न्यूज आइटम है कांट कंपेयर यूएस वेटिंग ऑर्डर विद इंडियन बिल पैनल। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक कंट्रोवर्शियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनिशिएट किया कि जो लोग 7 मुस्लिम कंट्रीज से यूएस में आ रहे हैं, भले ही उनके पास वैलिड वीजा हो, भले ही वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो, उनको यूएस में एंट्री अलाउड नहीं होगी। सीरियन रेफ्यूजीज के लिए इंडेफिनेटली बैन किया गया और इनके लिए 3 महीने का ये ऑर्डर दिया गया था कि वो अलाउड नहीं होंगे। तो इसको ऑफकोर्स जुडिशरी ने वहां पे स्ट्राइक डाउन तो किया है, पर ये बिल को, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इंडिया के एक बिल के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2016। तो कंपैरिजन क्या है और क्यों है, क्योंकि ये बिल का मेन प्रोविजन क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये कह रहे हैं कि ये 3 कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ से जो लोग रेफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं, तो जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से इंडिया में आ रहे हैं, तो मतलब उनको ऑपरेशन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। तो ये लोग हैं हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। तो ये जो रिलीजन के लोग हैं जो इन 3 कंट्रीज से यहाँ आएंगे, तो उनको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन देने के लिए प्रोसीजर ईज किया गया है, मतलब कंडीशंस कम की गई है। तो एक्चुअली सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए आपको लास्ट 14 ईयर्स में से ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि आप 6 ईयर्स, आप 11 ईयर्स कंट्री में आप रहे हो, एंड फॉर द लास्ट 12 मंथ्स भी आप यहीं पे हो, और 14 साल में से भी आप 11 साल यहीं पे रहे हो। तो ये सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन को अभी इन लोगों के लिए, इन रिलीजन्स के जो लोग यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अब आएंगे, उनके लिए इसको रिलैक्स कर दिया गया है कि 11 साल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप पिछले 14 साल में से अगर 6 साल भी यहाँ रह रहे हो और लास्ट 12 मंथ्स भी यहाँ रहे हो, तो आपको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन दी जाएगी। तो ये ऑफकोर्स खुद ही कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस इज कॉजिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन होने के भी काफी चांसेस है। पर इस बिल को इसलिए कंपेयर किया गया है कि यहाँ पे भी जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन को एक्सक्लूड किया गया है, सारे रिलीजन्स को नेम किया गया है, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है। पर फिर भी ये न्यूज में भी आया है कि यहाँ पे भी मुस्लिम सेक्शंस है, मुस्लिम सेक्ट्स है जिनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होता है। तो वो मुस्लिम सेक्ट्स भी यहाँ सफर कर रही है, पर उनको यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया, उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया।
तो बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वहां पे भी मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर किया गया है। तो वही है। और एक प्रोविजन जो ये बिल में है वो ये है कि जो ओसीआई सिटीजन्स है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कार्ड होल्डर्स है, वो अगर कोई भी इंडियन लॉ वायलेट करेंगे तो उनका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो इसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है कि कौन से लॉज वायलेट करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक लॉज है, जैसे तो प्रिस्क्राइब्ड सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ 31 है, मतलब फिलहाल 8 वैकेंसीज है सुप्रीम कोर्ट में। 5 नाम्स कॉलेजियम ने रिकमेंड किए हैं फॉर सुप्रीम कोर्ट जज पोस्ट। तो ये 5 नाम्स कॉलेजियम सिस्टम जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फाइनलाइज करते नाम और वो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। गवर्नमेंट उन्हें अप्रूव करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट उनको अपॉइंट कर देंगे। अगर गवर्नमेंट उनको अप्रूव नहीं करती और वापस भेजती है तो वो रिकंसिडर किए जाएंगे। अगर रिकंसिडरेशन के बाद सेम नेम्स वापस गवर्नमेंट के पास गए तो उनको ये एक्सेप्ट करना ही होगा। पर फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट जो नाम रिकमेंड किए जाते कॉलेजियम से, सो कॉलेजियम सबके लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट के लिए भी और हाई कोर्ट लेवल पे भी, फॉर ऑल स्टेट हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ एंड इवन फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो जो भी नाम कॉलेजियम रिकमेंड करती है वो गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती, मतलब दे सिट ऑन इट। तो अगर एक्सेप्ट करेंगे तो अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगे, अगर रिजेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट प्रोसेस आगे बढ़ेगा। पर ना वो एक्सेप्ट करते ना रिजेक्ट करते। तो इसीलिए जुडिशरी काफी टाइम उन्होंने ये पॉइंट रेज किया है कि आप ये नाम को एक्सेप्ट करो, प्रोसीजर को आगे बढ़ाओ, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होने जरूरी है। अदरवाइज एनीवे जुडिशरी में ह्यूज बैकलॉग होता है। तो अगर वैकेंसीज रहेगी और फंक्शन नहीं कर पाएगी जुडिशरी, इट विल ऑल कम डाउन टू अ स्टैंड स्टिल। तो काफी बार फॉर्मर सीजेआई ने भी काफी बार इमोशनली अपील भी किया है टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ओपन ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ हिम व्हेन ही इज इन ऑडियंस कि भाई इनिशिएटिव लो, इस पे वर्क करो, अपॉइंटमेंट्स होने जरूरी है। तो ये पूरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक बनाया जाए, क्योंकि अभी जो ये प्रोसीजर है उसमें जुडिशरी कंप्लीटली कंट्रोल में है कि कौन अपॉइंट होगी जजेस। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि इक्वल से हो, कि गवर्नमेंट का भी से हो और जुडिशरी का भी से हो। तो गवर्नमेंट अपना से लाने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया जाए। तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विद स्पेशल मेजोरिटी, इवन कंसेंट ऑफ हाफ दी स्टेट्स लेके अमेंडमेंट बिल पास हुआ और एक्ट भी एक पास हुआ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। और ये जब जुडिशियल स्क्रूटिनी के लिए गया, जब इस पे केस फाइल हुआ, जुडिशरी इसके ऊपर एडजुडिकेट कर रही थी, तो उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया और एनजेएसओ को भी, एसी को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। उनका रीजन ये था कि जो ये प्रोविजंस है उसमें जुडिशरी और गवर्नमेंट को इक्वल से मिल रहा है, तो जुडिशियल प्रोमिनेंस नहीं है। तो अगर जुडिशियल प्रोमिनेंस नहीं है तो गवर्नमेंट का मेजर से होगा, अगर अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट का इतना ज्यादा से होगा तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस चला जाएगा। तो इसी रीजन से उन्होंने ये स्ट्राइक डाउन किया था और गवर्नमेंट अब चाहती है, और तभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अग्री करते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो भी सही नहीं है, एनजेएसी भी सही नहीं है और कॉलेजियम सिस्टम भी सही नहीं है, नया सिस्टम चाहिए, तो उसके ऊपर हम वर्कआउट करें। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक जजमेंट पास किया। तो तब तक वो चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब इन द इंटरिम इट इज अंडरस्टूड कि अगर वो स्ट्राइक डाउन हो गया तो जो फॉर्मर प्रोसेस था वो कंटिन्यू हो। तो फॉर्मर प्रोसेस कॉलेजियम सिस्टम था, तो जो सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू करना चाहती है, जो गवर्नमेंट कहती है नहीं। तो इसी आगे बढ़ने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो था एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज किया जाए। तो ये एमओपी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट को भेजा है कि आप इसके ऊपर अपना व्यू दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दे रहे, तो वो कह रहे कि इसको तो टाइम लगेगा, एमओपी फाइनलाइज हो और कुछ आगे फाइनलाइज होके बने। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि कॉलेजियम से कंटिन्यू तो करो। तो ये पूरा टसल चल रहा है कि कैसे हो। तो इसीलिए जुडिशरी काफी बार कह रही है, तो अभी भी नाम सजेस्ट किए गए कॉलेजियम से एंड वो वेट कर रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये पूरा केस है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी है वो अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा अपॉइंटमेंट्स के लिए, पहला। दूसरा, अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसा होगा, मेथड क्या होगा। एक सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। इवन एक रिट्रेसल मैकेनिज्म होगा कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है जिसके नाम दिए गए उनके अगेंस्ट किसी की कंप्लेंट्स है तो वो एक रिट्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे वो डाल सकते हैं।
तो ये सब प्रोविजंस, मेजर प्रोविजंस है जिसके डिटेल्स दिए जाएंगे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जो अभी डिस्कस किया जा रहा है, फाइनलाइज किया जा रहा है। फिलहाल ड्राफ्ट जो है, लेटेस्ट ड्राफ्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, और गवर्नमेंट वही हमेशा कहती है जब उनके ऊपर पॉइंट किया जाता है फिंगर कि आप कॉलेजियम का फाइनलाइज करो, तो वो कहते हैं आप एमओपी फाइनलाइज करो। तो लेट्स सी हाउ इट गोज अहेड। अगला न्यूज आइटम है यूएस इम्पोजेस न्यू सैंक्शंस ऑन ईरान। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस दिए डाले ईरान के ऊपर बिकॉज उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, तो इसीलिए उनको ऑन नोटिस डाला गया है। और स्पेसिफिकली अभी 13 लोगों को और 12 एंटिटीज को फ्रॉम ईरान, इनको सैंक्शंस पे डाला गया, सैंक्शंस लिस्ट पे। और ये सैंक्शंस की वजह से वो किसी भी यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के साथ डील नहीं कर सकते, यूएस कंपनीज के साथ डील नहीं कर सकते। इवन सेकेंडरी सैंक्शंस भी उनको लगेंगे। मतलब सेकेंडरी सैंक्शंस मतलब अगर कोई कंपनी इनके साथ डील करती है 13 इंडिविजुअल्स या 12 एंटिटीज के साथ, तो वो यूएस की किसी कंपनी के साथ डील नहीं कर सकती, यूएस उनको ब्लैकलिस्ट कर देगी। मतलब ये इनडायरेक्टली भी आप डील नहीं कर सकते यूएस के साथ। तो ये सैंक्शंस डाले गए हैं ऑन ईरान। फिर अगला न्यूज आइटम है म्यांमार आर्मी कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो यूएन रिपोर्ट एक आई है जिनमें उन्होंने कहा है कि जो अक्टूबर 2016 में इंसिडेंट हुआ था, जब वायलेंस इनिशिएट हुआ था, क्राइसिस इन म्यांमार रखाइन स्टेट, जहाँ पे काफी सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार दिया गया, काफी गैंग रेप्स हुए, काफी विलेजेस जला दिए गए रोहिंग्या मुस्लिम्स के। तो दिस वाज क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इवन एथनिक क्लींजिंग इसको कहा जा सकता है। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स एक पर्सिक्यूटेड कम्युनिटी है इन म्यांमार। तो ये म्यांमार में काफी टाइम से रह रहे हैं, पर इनको वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनकी सिटीजनशिप भी उनसे छीन ली गई है। तो दे आर नॉट सिटीजन्स, कंसिडर्ड सिटीजन्स ऑफ म्यांमार। ये इनकी हिस्ट्री काफी पुरानी है, पर अक्टूबर 2016 में ये काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था बिकॉज ऑफ एन एक्शन। तो एक पुलिस बॉर्डर पोस्ट पे अटैक किया गया था इन दिस रखाइन स्टेट, जिसकी वजह से म्यांमार मिलिट्री ने एक पूरा सिक्योरिटी ऑपरेशन या इनिशिएट किया, जिसकी वजह से काफी सारे लोग यहाँ पे मर गए, काफी गैंग रेप जैसे देखे हम हुए हैं, और 66,000 लोग यहाँ से भाग के इवन रखाइन स्टेट से बांग्लादेश भी पहुंचे, और काफी सारे लोग बाकी रीजन्स में भी एस्केप किया, उन्होंने यहाँ से रेफ्यूजी निकले यहाँ से। तो ये रेफ्यूजी क्राइसिस जो म्यांमार में है, ये रखाइन स्टेट है म्यांमार, और ये बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश नेबर है इनका, और ये जो रीजन है कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट, जिसको हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पे काफी सारे म्यांमार यहाँ पे सेटल्ड हुए। तो ये ऑलरेडी पहले से भी सेटल्ड थे, क्योंकि 1980s में था जब इनको डी रिकॉग्नाइज किया गया कि इनकी सिटीजनशिप इनसे छीन ली गई, क्योंकि ये म्यांमारीज जो है सेंट्रल एशियंस दिखते। तो ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है यहाँ पे, उनका फीचर्स, फेशियल फीचर्स वो सेंट्रल एशियन जैसा नहीं है, बल्कि वो बांग्लादेशी माने जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं ये बांग्लादेशी है, तो इसीलिए उनको यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया गया है काफी सालों से। तो अब ये जो यहाँ पे कॉक्स बाजार में, तभी हमने न्यूज यही देखी थी कि बांग्लादेश गवर्नमेंट का प्लान है कि ये रोहिंग्या मुस्लिम्स को यहाँ से रीसेटल किया जाए इन एन आइलैंड, यहाँ पे इन अराउंड 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो यहाँ पे ये आइलैंड अनइनहेबिटेड है, लेकिन फ्लड प्रोन भी है। काफी लोग इस पे क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं कि ये इनहेबिटेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है और इनको इसको गो अहेड दे रहे हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को यहाँ सेटल किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी प्रेशर आ गया है बिकॉज ऑफ दिस एक्सोडस, माइग्रेशन और रेफ्यूजीज फ्लीइंग म्यांमार। तो ये केस के बारे में है। फिर अगला न्यूज आइटम है आरटीआई एक्ट कम्स इनटू फोर्स इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया है, सेम टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, करप्शन को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए, एंड करने के लिए। तो ये जो आरटीआई यहाँ पे है, तो ये 28 डेज में उनको रिस्पॉन्ड देना होगा टू द आरटीआई क्वेरी। तो ये इंडिया में 30 डेज का टाइम फ्रेम है कि 30 डेज में जवाब देना होता है, और अगर इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ देन 48 आवर्स में भी जवाब देना होता है। तो ये आरटीआई रूल जो इंडिया में लॉ है उसके प्रोविजन ये है। अगला न्यूज आइटम है चाइना डिनाइज पुटिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान फॉर सईद अरेस्ट। तो हफीज सईद, इनको अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान। तो चाइना ने पाकिस्तान पे प्रेशर डाला फॉर अरेस्टिंग, पुटिंग हिम अंडर हाउस अरेस्ट, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। पर चाइना ने ये रिजेक्ट किया है कि ऐसे हमने कोई प्रेशर नहीं डाला है। ये हफीज सईद, ही इज वांटेड इन द मुंबई टेरर अटैक्स ऑफ 2008। तो ये अक्यूज वहां पे मास्टरमाइंड माना जाता है।
तो और प्लस और एक भी पर्सन है मसूद अजहर, जिनका फेमस केस है, ही हैज बीन इन्वॉल्व इवन इन द पठानकोट एयरबेस अटैक जो 2016 में हुआ था। तो ये जैश ए मोहम्मद के लीडर है, एंड इनके अगेंस्ट इंडिया ने यूएन में एक सैंक्शंस डालने के लिए इनके अगेंस्ट इनिशिएटिव लिया है, जो चाइना होल्ड पे रख रही है। टेक्निकल होल्ड हैज बीन पुट बाय देम। सैंक्शंस कमेटी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की है वो इस पे कंसिडर कर रही है, पर चाइना एक वीटो मेंबर है, तो उन्होंने होल्ड डाला है यहाँ पे। तो ये दो पर्सन है जो इंडिया में वांटेड भी है, इंडिया में अक्यूज भी है, और अभी फिलहाल जो एक्शन लिया गया वो ये है कि हफीज सईद हैज बीन पुट अंडर हाउस अरेस्ट। पर चाइना कह रही है कि इनका हाथ यहाँ नहीं है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट टर्न एक्शन ले। अगला न्यूज आइटम है, सेंटर स्पर्न्स गुजरात प्ली टू एंड ड्यूटी ऑन स्क्रैप शिप इंपोर्ट्स। तो गुजरात से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डिमांड आया था कि जो स्क्रैप शिप इंपोर्ट्स होता है, मतलब इंडिया में स्क्रैप जो शिप्स ब्रेकिंग डाउन करना है, जो शिप्स की लाइफ एंड हो गई है उनको ब्रेक करना है, तो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री पूरा डेवलपिंग कंट्रीज में ही मेनली एस्टेब्लिश्ड है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया ऑफ कोर्स, यहाँ पे मेजर यहाँ पे इंडस्ट्री है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। तो काफी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी है, हजार्डियस इसमें केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो काफी हेल्थ के लिए भी हजार्डियस हो सकती है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड जैसे कहते हैं। तो ये स्क्रैप शिप इंपोर्ट्स जो होते हैं, तो इसके लिए शिप्स इंपोर्ट होती है इंडिया में, और फिर उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, और यहाँ पे वो ब्रेक डाउन में काफी सारा मेटल्स, आयरन, स्टील और काफी सारा कुछ जो एक्सट्रैक्ट होता है, फिर उसको सेल किया जाता है। तो ये शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री मेजरली इंडिया में इसका ग्लोबल शेयर भी 35% शेयर है, ये 2014 डेटा के हिसाब से। और गुजरात में ये लीडर है, गुजरात स्टेट इज द लीडर इन दिस। इवन एक जो अलंग सोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड है यहाँ पे, उनका ही शिप रिसाइकलिंग में 90% शेयर उनका यहाँ पे। तो ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे, इसीलिए गुजरात से सेंटर को ये डिमांड आया कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है 2.5% ऑन दीज इम्पोर्टेड शिप्स, इसको अबॉलिश किया जाए प्रेजेंट बजट में, पर ये नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडियन लोकल आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरर्स है वो कंपटीशन फेस करते हैं बाय इंपोर्टेड आयरन एंड स्टील। तो इंपोर्टेड आयरन एंड स्टील पे ऑलरेडी ड्यूटी है, तो अगर ये ड्यूटी स्क्रैप कर दी जाएगी तो जो पूरा कैलकुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडियन लोकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील की, उसको मेंटेन करना भी जरूरी है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल बजट में ये सजेशन एक्सेप्ट नहीं किया, 2.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी रहेगी। इवन उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जो बाकी कंट्रीज है जहाँ पे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, वो ऐसी कोई ड्यूटी नहीं लागू करते, पर इंडिया ने ये कंटिन्यू रखा है ये प्रोविजन। तो ये है रिगार्डिंग दिस। और एक जो पॉइंट यहाँ पे मेनली आ रही है कि ये जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, शिप रिसाइकलिंग, उनको बेनिफिट्स क्या है उनकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से भी काफी सारा आयरन एंड स्टील एक्सट्रैक्ट होता है जो, तो वो मार्केट में सेल होता है। तो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू 2% ऑफ द कंट्रीज स्टील डिमांड, तो यहाँ से ही कंट्रीब्यूशन आता है काफी सारा। तो इसकी वजह से काफी बेनिफिट्स है, जैसे नेचुरल रिसोर्स प्रिजर्व होता है, आयरन और इम्पोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स कम हो जाते हैं, इवन फॉरेन करेंसी बचती है, क्योंकि हम कम इम्पोर्ट करेंगे आयरन एंड स्टील जितना यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस होते हैं, क्योंकि फुल प्रोसेस फिर से नहीं जा रहा है, रिसाइकलिंग से हो रहा है ये। तो ये सारे बेनिफिट्स भी है इसके, तो वो भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। और ये इंडस्ट्री को काफी सारा प्रॉब्लम भी होता है, इवन लेबर इंटेंसिव वो अलग चीज है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी काफी सारा इसकी वजह से होता है। पर प्रॉब्लम्स जो फेस करती है वो है रूपी वॉलेटिलिटी की वजह से। तो अगर रूपी डेप्रिशिएट होता है, क्योंकि वो शिप्स बाय कर रहे हैं तो उनको डॉलर्स में पे करना है, तो वो उससे उनको तकलीफ होती है। प्लस काफी टाइम उनको परचेज भी अपने पोस्टपोन करने पड़ते हैं। स्टील प्राइसेस इंडिया, अगर स्टील प्राइसेस इंडिया में जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है उनके साथ इनका कंपटीशन है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्टेड स्टील है और स्टील जो मैन्युफैक्चर होता है तो वो लोअर हो गए, तो इनको भी काफी पैसा नहीं मिलेगा अगर स्टील प्राइसेस इंडिया में लो हो गए। तो ये अपने स्टील जब बेचेंगे एक्सट्रैक्ट करके उसमें, और फिर उनको कंपटीशन है बाकी कंट्रीज के से जहाँ पे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड है, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला न्यूज आइटम है, सिंगल डोज जीका वैक्सीन वर्क्स वेल इन एनिमल्स। तो एक इनोवेटिव वैक्सीन जेनेटिक मटेरियल यूज करके डेवलप किया गया है, और इसका सिंगल डोज दिया गया 2 लैब एनिमल्स, जैसे कि माइस को भी दिया गया, मंकीज को भी दिया गया। तो इनको 5 मंथ्स के बाद जब इनको जीका वायरस से एक्सपोज किया गया तो इनको डिजीज नहीं हुई। मंकीज को भी 5 वीक्स के बाद एक्सपोज किया गया, डिजीज से वो अफेक्ट नहीं हुए।
तो ये जीका वायरस काफी न्यूज में थी इन मिड 2015 और अब तक है, बिकॉज ऑफ इट्स सडन आउटब्रेक जो देखा गया इन मेजरली इन साउथ अमेरिका, इन ब्राजील। तो यहाँ पे ये जीका वायरस है, फर्स्ट डिटेक्ट हुई थी 1947। तो ये जीका जो नाम भी है, तो ये जीका फॉरेस्ट है युगांडा में, जहाँ से इसको ये नाम मिलता है। ये वायरस ट्रांसमिट होता है थ्रू एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, सेम मॉस्किटो जिसकी वजह से डेंगू चिकनगुनिया भी स्प्रेड होता है। तो ये मॉस्किटो की बाइट से जब ये स्प्रेड हुआ तो ये मेजरली अफ्रीका में यहाँ पे पाया गया है, बट रिसेंटली जो देखा गया कि ब्राजील में काफी सारे केसेस इसके डिटेक्ट हुए, तो काफी रीजन्स में फिर ये स्प्रेड हो रहा है तो जीका, और इसके अगेंस्ट कोई ड्रग नहीं है टू ट्रीट इट, कोई वैक्सीन नहीं है, पर ये अभी जो न्यूज है कि वैक्सीन डेवलप की जा रही है। और एक मेजर जो केस था वो था एंसेफेलाइट माइक्रोसेफेली। तो माइक्रोसेफेली जो इन्फेंट्स में पाई गई इन न्यूबॉर्न्स, तो अगर मदर इन्फेक्टेड है बिकॉज ऑफ जीका वायरस और जब वो प्रेग्नेंट मदर्स डिलीवर करती है तो इन्फेंट्स में ये देखा गया कंडीशन माइक्रोसेफेली। तो इसके अंदर ब्रेन साइज रिड्यूस हो गया होता है। तो ये जो कंडीशन है जिससे नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड में काफी दिक्कतें आ रही है, और इस पे भी काफी सारा डेवलपमेंट रिसर्च चल रहा है और स्टडिंग अबाउट दिस। तो ये एक केस है, तो ये काफी एडवर्सली अफेक्ट करती है लोगों को, इसीलिए इसके अगेंस्ट वर्क करना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एक इनिशिएटिव लिया गया है फॉर डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर इट। फिर अगला न्यूज आइटम है थर्ड हैंड स्मोक कैन हार्म इन्फेंट्स स्टडी। तो फर्स्ट हैंड स्मोक, ऑफ कोर्स स्मोकिंग तो हार्म करता है, तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो ये 1950s में ही इसका सॉलिड एविडेंस मिल चुका है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी हार्मफुल है, तो ये थोड़े डेकेड्स के बाद, थोड़े सालों के बाद ये भी क्लियर हो गया कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब कोई और स्मोक कर रहा है पर आप जो वो इनहेल करते उससे भी आपको नो हार्म करते आपकी हेल्थ को। प्लस अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि थर्ड हैंड स्मोकिंग भी हार्मफुल है। अब ये थर्ड हैंड स्मोकिंग क्या होती है? थर्ड हैंड स्मोकिंग मतलब जब स्मोकिंग किए जाता है तो जो रेसिड्यू होता है, जो स्टिक हो जाता है टोबैको पफिंग का जो रेसिड्यू, जैसे कि वॉल्स पे या फर्नीचर पे जो स्टिक हो गया है, तो वो एक्सपोजर जब होता है टू इवन इन्फेंट्स, तो उसमें काफी उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, लोअर इन्फेंट वेट हो जाता है, ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं, तो बॉडीज इम्यून सिस्टम पे काफी एडवर्स इफेक्ट इसका होता है, ये स्टडी में सामने आया है थर्ड हैंड स्मोकिंग। अगला न्यूज आइटम है द लास्ट न्यूज आइटम, इंजर्ड कैट फिटेड विथ अ पेयर ऑफ बायोनिक लेग्स। तो बल्गेरिया में एक कैट है पूह नाम की, जिसको बायोनिक लेग्स दिए गए, तो इसको बायोनिक कैट कहते हैं। इसके जो पीछे के दो पैर है तो प्रोस्थेटिक्स यूज किए गए हैं। तो प्रोस्थेटिक्स या बायोनिक जो होते हैं वो होते हैं कि मैकेनिकल डिवाइसेस है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, वो मैकेनिकल डिवाइस को अटैच किया जाता है बॉडी को, और वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिससे ये रेगुलेट किया जा सके। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं उनको कहते हैं बायोनिक्स एज सच। तो ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस के यूज करके नॉर्मली जैसे वो एनिमल अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है। तो ये बायोनिक जो ये अटैच करने के सर्जरी जो होती थी वो पहले यूरोप में सिर्फ यूके में ही होती थी, अब बल्गेरिया में फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे भी की गई है, तो ये न्यूज में थी। तो बायोनिक स्पेसिफिकली क्या होता है? बायोनिक मीन्स कोई भी ऐसे मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो बायोलॉजिकल फंक्शंस जो नॉर्मल होते हैं, जैसे हैंड्स मूव करना, फिंगर्स मूव करना, वो सारा रेगुलेट कर सकते हैं, या जो ह्यूमन बॉडी उसको एनहांस कर सकते हैं, तो उसको बायोनिक्स कहते हैं। तो साइबॉर्ग जैसे होते हैं वो, ऑफ कोर्स अभी तो ये हाइपोथेटिकल ही है, फिक्शनल कंसेप्ट है। तो साइबॉर्ग जिनकी फिजिकल एबिलिटीज नॉर्मल ह्यूमन लिमिटेशन से बढ़ के होती है, तो मैकेनिकल एलिमेंट्स एड अप करके वो और काफी वर्क कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं बायोनिक्स। बायोनिक्स की वजह से आर्टिफिशियल साइड भी आ सकती है, मतलब ब्लाइंड पीपल भी देख पाए, समझ पाए क्या है, हैंडीकैप पीपल क्योर हो सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल था। तो ये सारे उसकी बेनिफिट्स है। तो यही है 4th Feb के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।